100.7 आकाशवाणी एफएम पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। और एक सबसे बड़ी बात जो ये है कि आकाशवाणी लखनऊ की एक शानदार, एक बहुत ही अनूठी पहल है जो बूंदों की न टूटे लड़ी जल संरक्षण के लिए है, ह्यूमन चेन ऑन एयरवेव्स, जिसमें हम आप लोगों को एक हर रोज एक ऐसे जल योद्धा से प्रतिदिन मिलवाते हैं। 3 सितंबर से हमारा ये श्रृंखला जो है वो चालू हुई है। इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में जिन लोगों ने बड़े से बड़ा काम किया है उन लोगों को हम आपसे रूबरू कराते हैं। जल संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम उठाया है, क्योंकि जल संरक्षण हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देवेंद्र सिंह जी से। ये वाटर एड सोसाइटी के साथ काम करते हैं और इन्होंने कुओं, तालाबों और बावड़ियों को पुनरुद्धार के लिए काम किया है। तो देवेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार आपका, और आपको बुलाने के लिए जल योद्धा के रूप में जी मैं आकाशवाणी का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ के लिए कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आकाशवाणी के माध्यम से जन जन तक अपनी इस बात को जो है और भी अच्छे ढंग से पहुंचा सकूं। देवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये जो सराहनीय कार्य किया है, इस कार्य की कहानी हम आपकी जुबानी ही जानना चाहेंगे, बताइए हमें। जी हाँ, एक्चुअली मैं अगर आपने जो है बचपन के समय से अगर इस चीज को जोड़ता हुआ चलूं तो शायद ज्यादा बेहतर है। मैं सभी दर्शकों को बता सकूंगा जी कि जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में दरवाजे पर एक कुआं हुआ करता था। उस कुएं में जो है वर्ष भर पानी भी रहता था और बरसात के दिनों में तो हम बच्चे जो है अपने हाथ से बाल्टियों के द्वारा उससे पानी निकाल दिया करते थे। जी, ये प्रक्रिया जो है करीब 90-95 तक चली। लेकिन मेरे जीवन में बदलाव तब तक मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इतना संवेदनशील इस मुद्दे पर नहीं था, क्योंकि वो हमारी बाल्यावस्था थी, इतनी समझदारी नहीं जी। लेकिन जब मैं 95 का था, जब मैं अपने चाचा जी के यहाँ विशाखापट्टनम गया, वहाँ पर नेवी नगर कॉलोनी थी, वो इंडियन नेवी में थे, सोल्जर थे जी जी। तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो है कॉलोनी में साप्ताहिक जो है टैंकरों से पानी आता है और लोग पूरे सप्ताह भर का पानी अपने ड्रम्स में इकट्ठा करते हैं और उन पानी को पूरे सप्ताह भर उनको उपयोग करना होता है जी। और सिर्फ यही चीज नहीं थी, लेकिन वो कौन लोग थे, मैं ये समझना चाहता था कि आखिर ये क्यों हुआ है। क्योंकि इसके बगल में विशाखापट्टनम के ठीक बगल में बहुत बड़ा समुद्र है, पानी का अभाव है, फिर भी टैंकरों से पानी क्यों आ रहा है। ये बात मेरी बहुत, जब मैं वहां से लौटा तो ये बात मेरे समझ में आई कि जो है आखिर जो है समुद्र का पानी जो है इतना ज्यादा होते हुए भी टैंकरों से पानी की सप्लाई क्यों की जा रही है। तो मैंने उसका थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू। तो अध्ययन में मैंने ये पाया कि जो है समुद्र का पानी जो है, चूंकि जो है साल्टी होता है, फैन होता है, इस पानी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते। इसलिए कहीं ना कहीं हमको जो है जो पानी उपलब्ध है जी, जो हमें टैंकरों के या अन्य माध्यमों से मिल रहा है, इसकी मात्रा बहुत सीमित मात्रा में, और ये सीमित इस संदर्भ में भी है क्योंकि जो है अगर मैं ये कहूँ कि वही बातें जो अक्सर विशेषज्ञ बताया करते हैं कि 70% पानी हमारा जो है पानी मौजूद है इस पृथ्वी पर, ये सभी को पता, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने ये समझा कि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो है इसको हम बना नहीं सकते जी। हम केमिकली इसका जानते हैं कि H2O होता है, लेकिन फिर भी इसको हम आज तक बना नहीं पा रहे हैं, या बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो इतनी जटिल है कि हम शायद बना नहीं पाएंगे। तो यानी कि इसको हमको बचाने की आवश्यकता है जी जी जी। तो मेरा वैसे तो मेरा जो क्षेत्र था वो पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं जाना चाहता था। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जनसंचार में जो है पोस्ट ग्रेजुएट किया। लेकिन हमारे कई मित्र और जो है वरिष्ठ जो है सहयोगी थे जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो मैं देखता था
कि वो देश के विभिन्न हिस्सों में उनको घूमने का मौका मिलता है, वो आते जाते हैं। जी जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है मैं एक पहल करूं, क्योंकि मैं अब संवेदनशील हो रहा था पानी के मुद्दे को लेकर। हाँ हाँ। तो पानी के मुद्दे को लेकर मैं इसलिए भी संवेदनशील हो रहा था क्योंकि जब मैंने अपने गांव में कुएं की बात की तो उसी समय 21 से 40 फुट पर एक हैंडपंप भी लगता था घरों में। हाँ, जो पानी का स्रोत हुआ करता था। हाँ ठीक। और उसके बाद 90 के दशक के बाद जो है जब हम लोगों ने देखा कि 150 फीट पर जो है मार्क 2 के हैंडपंप गवर्नमेंट द्वारा जो है जगह जगह स्थापित किए जाने लगे। तो मार्क 2 का हैंडपंप 150 फीट पर, तो ये हमने पता करना पड़ा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। तो उन्होंने बताया कि जल स्तर दिन प्रतिदिन हमारा नीचे जा रहा है। जी, जल स्तर नीचे जा रहा है। ये हालांकि मैं इसको जो है अगर जो है इसको अगर एक अभियान के तौर पर न देखकर अगर ये व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में अगर हम इसमें इस्तेमाल करें तो हम जल को बचा सकते हैं। बिल्कुल, जल को बचा सकते हैं। मैंने जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में ना जाकर डेवलपमेंट के सेक्टर में मैंने सोचा कि शायद वहां मुझे घूमने का और इस चीज को समझने का और बेहतर समझने का कि कैसे इस प्राकृतिक संसाधन को हम बचाए रख सकते हैं जो जीवन का प्रतीक भी है हमारे लिए। तो इसको बचाने के उद्देश्य से मैंने जो है डेवलपमेंट सेक्टर में जो है शुरुआत की और पानी के मुद्दे पर मैंने कार्य करना आरंभ कर दिया। अच्छा देवेंद्र सिंह जी, एक सवाल जहन में आता है, वो आपसे पूछना चाहूंगा कि जल संरक्षण के क्षेत्र में जो और लोग काम कर रहे हैं, जो और लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको जो है वो क्या करना चाहिए जल संरक्षण के क्षेत्र में जुड़ने के लिए, जो ये काम जो है वो सार्थक काम वो कर सकें? देखिए, जल के संरक्षण में जुड़ने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो है हम कोई एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएं या एक बहुत कोई रिवॉल्यूशनरी इस तरह का जो है कार्य करें कि जिससे जो है हम अगर अपने दैनिक कार्यों में जैसे हम मान लीजिए कि ब्रश करते हैं तो टैप को हम ऑन कर देते हैं जी, हम वहां से भी अपने जल को बचा सकते हैं क्योंकि हमको जितनी जरूरत है उतना पानी उपयोग किया। हम पीने के लिए गिलास भर पानी लेते हैं लेकिन आधा गिलास पानी हम छोड़ देते हैं। वो पानी हमारा फिर से गटर में जाके नदी और नदी से समुद्र में चला जाता है। इसी की तरह हम जब नहाते हैं तो हम नहाते समय उस पानी का उपयोग नहाने के बाद हम अपने कपड़े धोने में, अपने किचन गार्डन में या उसी पानी का पुनर्उपयोग हम कर सकते हैं। ये बहुत छोटे से छोटे तरीके हैं जिसको सभी लोग जानते हैं कि हम कर सकते हैं। और तमाम ऐसी भी चीजें कि जैसे कि अक्सर जो है हमने देखा होगा कि हमारे घर में जो है लीकेजेज रहते हैं, उन लीकेजेज को उसमें बहुत ही छोटा सा जो है वाटर अगर उपयोग करके हम उन लीकेजेज को ठीक कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं पानी को बचा सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम एक बहुत कोई रिवोल्यूशन नहीं करना चाह रहे या उस दिशा में हम नहीं जा पा रहे हैं तो अपने व्यवहार में, स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन कर लें तो हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं। यानी कि अपने व्यवहार में परिवर्तन करके हम जल संरक्षण के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। जी। अच्छा देवेंद्र जी, अभी बातचीत के दौरान आपने कहा कि बचपन में जो है वो आपके घर के सामने कुआं हुआ करता था, तो आप कुओं के जो है पुनर्जीवीकरण के लिए भी काम कर रहे हैं, इसकी भी बात आपने की थी। लेकिन अब देखा जाए तो घरों के अंदर कुएं लुप्त हो चुके हैं, तो उनको मतलब कैसे पुनर्जीवीकरण उनका होगा जब कुएं लुप्त होते जा रहे हैं? क्या इसके लिए भी कोई प्रयास कर रहे हैं या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अगर हम किसी भी जो है पारंपरिक जल संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें कुआं, बावली, स्टेपवेल, तालाब ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी। और तमाम जितने भी जल विशेषज्ञ आज तक, देखिए ये कोई एक भारत की समस्या नहीं, ये एक वैश्विक समस्या है जी जी जी। और वैश्विक समस्या है तो सभी विशेषज्ञों, जितने भी जल विशेषज्ञ उनका यही कहना है कि जल संरक्षण, अगर जल आपातकाल के खतरों से अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको अपने पारंपरिक या जो हमारे जो है पारंपरिक ट्रेडिशनल जो है चीजें हुआ करती पहले जिससे हम जल संरक्षित कर रहे थे उस ओर हमको कदम बढ़ाना होगा। बिल्कुल। आप देखिए कि जितनी भी सभ्यताएं हमारी, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो, मिस्र की सभ्यता रही हो, बिल्कुल बिल्कुल, चीन की सभ्यता, इन सभी जगहों पर आप देखिए कि नदियां एक सोच रही है, वो उन्हीं के आगोश में वो सभ्यताएं जो है आगे जो है पल्लवित हुई। और सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में तो यहाँ तक मिला कि वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रेनेज सिस्टम की उत्कृष्ट तकनीक मौजूद थी जी जी। तो समझिए कि जब हम उस सभ्यता में, जिस समय जो है हम उस सभ्यता में थे
तब से लेकर हम लगातार जो है इस तरह के जो है प्रयोग करते रहे हैं और तकनीकों को जो है आगे बढ़ाते रहे। और आज भी आप देखिए कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद उन सभ्यताओं के हमारे पास कोई ऐसी नई तकनीक नहीं है जिससे हम जल को संरक्षित कर सके। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जल संरक्षण के क्षेत्र में आप इतने कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने पढ़ाई जो है वो किसी और क्षेत्र में की, लेकिन आपने करियर इसको जल संरक्षित करने को, इस फील्ड को बनाया। ये सबसे लिए बड़ी बात है हमारे लिए कि आपने जल संरक्षण की गंभीरता को समझते हुए यह कदम उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। आज के आप हमारे रेडियो के जल योद्धा हैं हमारे, और एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। तो बूंदों की ना टूटे लड़ी ये श्रृंखला आकाशवाणी लखनऊ की तरफ से 3 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जिसमें हर रोज हम आपके बीच हमारे जो रेडियो जल योद्धा हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। जल संरक्षण के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास करने वाले हैं, किस तरह से हम जुड़ सकते हैं और हम खुद उनसे प्रेरणा लेकर इस जल संरक्षण के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। कल फिर इसी समय एक किसी और रेडियो जल योद्धा से हम आपको रूबरू कराएंगे आकाशवाणी FM 100.7 पर, क्योंकि जहां हैं हम, आप वहीं हैं हम। राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड इन एसोसिएशन विद जियो स्टूडियोज लाए हैं यंग डायनामिक अवनीश एस बड़जातिया की सुपर डायरेक्शन में स्मार्ट सेंसेशन राजवीर देओल और गॉर्जियस ब्यूटी पलोमा की लवेबल फिल्म दोनों। इरशाद कामिल के गीतों और शंकर एहसान लॉय के संगीत की मिठास लिए आए हैं दोनों। सुनिए फिल्म दोनों का ये गीत। है कोई ख्वाब या खुशी जो साथ है अब मेरे, बोलूं ये कैसे, तेरा ही था तेरा ही है जो बात है।